तो सभी नीट एस्पिरेंट्स को और मतलब मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम आदित्य झा है और मैं अभी करेंटली एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जो कि मतलब इंडिया का थर्ड सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसमें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मतलब बेसिकली आज मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं मतलब आपको एक डेमो लेक्चर दूंगा कि अगर मतलब हम पढ़ मतलब आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो मैं कैसा लाइक पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो बायोलॉजी में हम लेने वाले हैं, ब्लड का टॉपिक। और ये अपना क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 18 है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नई में बहुत सारे चैप्टर्स कट गए हैं, तो मैं पुराने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो उसका चैप्टर नंबर 18 है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियो का एक चैप्टर है। और नीट के मतलब नीट के रिस्पेक्ट में इससे 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहीं से ब्लड प्लाज्मा कुछ भी कुछ पूछ लेते हैं ये लोग। तो ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और इसमें हार्ट का भी पार्ट है, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लड वगैरह और ये सब ब्लड प्लाज्मा क्लॉटिंग वगैरह ब्लड ग्रुपिंग, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक हैं, और ये आराम से हो जाते हैं, और ये मतलब फ्री के नंबर वाले टॉपिक होते हैं। तो बेसिकली आज मतलब हम सिर्फ ब्लड का टॉपिक कवर करेंगे, ब्लड और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और मैं ये बता दूं कि मतलब इस टॉपिक से एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं ब्लड या फॉर्म्ड एलिमेंट से, पर ईयर नीट में कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ही जनरल बेसिक टॉपिक है। और ये हर चैप्टर में थोड़ा 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 पता रहता है हमको। जैसे हम मतलब ल्यूकोसाइट्स वगैरह के बारे में, जिसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, जितने भी मैक्रोफेजेस होते हैं उनके बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये मतलब हर चैप्टर से इसका लिंक बनता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आसान भी है, और ये समझ भी में भी कि सबको बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखो, मेरे पढ़ाने का फ्लो ऐसा रहेगा कि पहले हम एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ लेंगे, हम उसको रीड करेंगे, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम उसको नोट कर लेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी मैं यही बोलूँगा कि आप नोट्स पहले बना लो, भले ही शॉर्ट नोट्स, लेकिन जब आपका नीट का एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। नोट्स जो होते हैं वो आपको क्योंकि लिख लिख के याद करना होता है मेजर, तो अगर आप नोट्स बना लोगे एक बार दो बार, तो आप बार बार नोट्स पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर जब एग्जाम आएगा तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हो, दोनों आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा बना बना के अपना पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गया मतलब थोड़ा कि हम मतलब कैसे पढ़ेंगे या कैसे पढ़ना चाहिए। और मैं बताऊँ तो मेरे बायोलॉजी में भी फुल थे, केमिस्ट्री में भी फुल थे। तो बायोलॉजी में तो आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब सही है, क्योंकि यही करके मेरे भी फुल आए, तो आपके भी बिल्कुल आ सकते हैं। तो जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वो है अपना ब्लड का टॉपिक। अब ब्लड क्या होता है? अब सबको पता है कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? आपने 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और न्यूरल। न्यूरल तो अपने ब्रेन में हो जाता है, मस्कुलर मतलब पूरी बॉडी में मसल्स ही होते हैं हमारे मोस्टली। तो उसके बाद आ गया कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपके जितने भी टिश्यूज़ हैं, टेंडन, लिगामेंट्स, जो सपोर्ट का काम करते हैं। उसके बाद आपका एरियोरल हो गया जो स्किन के नीचे होता है, एडिपोज टिश्यू हो गया जिसमें फैट स्टोर होता है। तो वो सब आपका आ गया कनेक्टिव में। कनेक्टिव में ही होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसमें आपका क्या आता है? बोन, ब्लड और कार्टिलेज। तो उसमें से आज हम बोन ब्लड तो आगे पढ़ेंगे, बोन और कार्टिलेज तो आगे पढ़ेंगे, सॉरी, आज क्या पढ़ेंगे? ब्लड। तो हम ब्लड पढ़ रहे हैं आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि ब्लड जो है एनसीईआरटी की, देखो आप एनसीईआरटी खोल लो आप अपनी साथ में, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशल, ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, ये आप एक चीज़ याद रखो कि ब्लड एक लौता ऐसा वो है जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और कोई भी लिक्विड जो होता है ना, मतलब और कोई भी हमारी बॉडी का टिश्यू है, चाहे वो एपिथेलियल हो, कनेक्टिव हो, मस्कुलर हो या न्यूरल हो, उसका फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं होता। सिर्फ ब्लड ही एक लौता है जिसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद आता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है? देखो, हम ब्लड लेंगे, उसमें से अगर हम डब्ल्यू बी सी प्लेटेट्स वगैरह हटा दें, प्लाज्मा, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स तो एक हो गया। एक सेकंड, मैं थोड़ा कुछ वो रॉन्ग बोल दिया। मैं किसी और की डेफिनेशन दे रहा था। देखो, फ्लूइड मैट्रिक्स तो हो गया कि ब्लड क्या है? ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, क्योंकि ये एक लौटा, क्योंकि ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है तो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। जनरली आप देखोगे कनेक्टिव टिश्यू और भी कोई होता है तो उसका फ्लूइड मैट्रिक्स या तो सेमी फ्लूइड होता है या सॉलिड होता है प्रॉपर, जैसे बोन का सॉलिड है, कार्टिलेज का सॉलिड है, ऐसे ही। उसके बाद आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके वही हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद आपके प्लेटलेट्स आ गए। अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लड। अब देखो, इस इतने पैराग्राफ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, कुछ याद रखने की बातें ये हैं कि ब्लड जो है ये ओनली टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स है, इसके अलावा और किसी के पास फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं होता। उसके बाद क्या, मेजोरिटी ऑफ ब्लड इज़ वाटर। ये तो बहुत आसान है, ये तो मतलब बहुत कॉमन भी है कि ब्लड में मोस्ट सारा तो पानी होता है ज़्यादातर। उसके बाद आ गया अपना ब्लड ना, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आ गया, ये आ गया आपका आरबीसी,
आपका WBC और प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में आ गया आपका जो बचा हुआ कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, रेड कलर ऑफ द ब्लड क्यों होता है, ये आप सबको पता होगा, हेमोग्लोबिन की वजह से। तो रेड कलर ऑफ ब्लड का रीज़न क्या आ गया, हेमोग्लोबिन। इसके बाद ये पैराग्राफ खत्म, इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो पढ़ लो ना पढ़ लो कोई बात नहीं, उससे कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है। एक वो रीडिंग मारने के लिए रीडिंग मार लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा पे। अब देखो प्लाज्मा क्या, मैंने पीछे बताया था कि प्लाज्मा के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वही हम डिटेल में डिस्कस करें। देखो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड समझते हो, जो जैसा आपका यूरिन का कलर होता है ना, उसमें भी आता है स्ट्रॉ कलर्ड ही होता है। स्ट्रॉ कलर्ड थोड़ा मतलब पेल येलोइश होता है, ज़्यादा येलो नहीं होता लेकिन पेल येलोइश होता है, ठीक है। उसके बाद विस्कस फ्लूइड है। विस्कस क्या आप समझते हो, विस्कस जैसे विस्कस माने गाढ़ा सा जो होता है, गाढ़ा लिक्विड जो होता है ना, तो ये थोड़ा विस्कस होता है। इसमें क्या है देखो, अब प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें देखो 55% जो है ना वो हम पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये है, ये बात याद रखनी है कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड मान लो ब्लड का 55% जो है ना वो प्लाज्मा ही होता है, बाकी 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट और बाकी चीज़ें आयंस वगैरह, ठीक है। अब देखो, अब हम ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के अंदर क्या मतलब किस किस चीज़ का कितना % कंट्रीब्यूशन है। तो प्लाज्मा के अंदर जो आपका प्लाज्मा के अंदर जो आपका वाटर का कंट्रीब्यूशन है, देखो वाटर का, ठीक है, वो कितना है आपका 92%। मतलब आप ये सोचो कि प्लाज्मा जो है 90% से ज़्यादा पानी से ही बना हुआ है, उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं है 90% से ज़्यादा, ठीक है। और बाकी क्या बचा, प्रोटीन्स आपके होते हैं प्लाज्मा में, है ना। 6 से 8% आपके प्रोटीन्स होते हैं, उसमें भी आपके 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो हो गया आपका फिब्रिनोजन, ठीक है, दूसरा हो गया ग्लोब्यूलिन और तीसरा हो गया एल्ब्यूमिन। अब क्या होता है ना, आप कहीं कहीं पढ़ोगे तो कुछ लोग आपको ना ये भी बता देंगे तीनों में से सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा है साइज़ में, सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है। बट मैं ये कहूँगा आपको कि आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना NCERT में लिखा हुआ है, क्योंकि आपको नीट का पेपर निकालना है, ठीक है। आपको MBBS का तो कोई एग्ज़ाम तो नहीं लिखना है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो, जिसमें हमको बहुत सारा डिटेल लिखना होता है। इसमें आपको NCERT से ही क्वेश्चन आएगा नीट में, NCERT के बाहर का कोई क्वेश्चन बायो में आता नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपका NCERT में आएगा, क्योंकि अगर आप बायो में फुल लाते हो कम एफर्ट करके, क्योंकि NCERT पढ़ोगे आप क्या आ जाएंगे फुल बायो में, तो फिर आप केमिस्ट्री फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जो कि आपका सिलेक्शन सिक्योर करेगा। क्योंकि आपने देखा है नीट 2024 में क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा स्कोर लाने पे भी बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिले हैं। मेरे खुद के 680 मार्क्स थे, बट मेरे को क्या मिला, SNMC आगरा, जो कि मतलब ठीक है अच्छा कॉलेज है, बट इस स्कोर पे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मेरे को UCMS मिलना चाहिए था। तो खैर वो एक अलग दुख है, वो बाद में बात करेंगे उसकी। तो ये अपने 3 प्रोटीन्स हो गए प्लाज्मा में, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। यही 3 मेजर प्रोटीन होते हैं। अब मैं इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब देखो प्लाज्मा की याद रखने की बातें क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड, विस्कस और 55% ऑफ टोटल ब्लड। आप ऐसे लिखा करो, जैसे मैंने नोट्स बनाया ना, आप ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या, 92% वाटर है और 6 से 8% प्रोटीन है। स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस भी प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी है, ये चीज़ यहाँ आगे लिखी हुई है, बट हाँ इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है कि 3 मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। आपने ये जो जैसे 3 मेजर है, तो आप याद रखो कि भाई 3 मेजर प्रोटीन्स ही होते हैं, क्योंकि इसका ना अजर्शन रीज़न ये लोग कुछ भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में, अभी हम उसी की कंटिन्यूशन में आ रहे हैं। अब क्या है, फिब्रिनोजेंस क्या करते हैं, देखो जब हमारा खून निकलता है तो वो एकदम से बहता तो नहीं रहता है, वो क्लॉट कर जाता है एक टाइम के बाद, है ना। तो वो कौन कराता है, वो कराते हैं फिब्रिनोजेंस, ठीक है। फिब्रिनोजेंस का क्या काम है, क्लॉटिंग करना या कोगुलेशन, जो भी आप बोल लो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग जब आएगा टॉपिक, उसमें पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होता है। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि फिब्रिनोजेंस का क्या काम है, हम इसको लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना देखो आप लोग लेक्चर देखने के बाद भी नोट्स बना सकते हो, क्योंकि PDF नोट्स तो मैं दूंगा ही, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिली जाएगी, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। फिब्रिनोजन क्या करते हैं, आप ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, ज़्यादा कुछ जैसे अब इसमें लिखा हुआ है फिब्रिनोजन्स आर यूज्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो अगर मैं इतना पूरा लिख दूंगा फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड नोट्स में, तो वो तो कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन आपको ऐसे लिखना है, जैसे मैंने लिखा ना फिब्रिनोजन लिखा, उसके आगे क्लॉटिंग लिख दिया, तो अब मेरा माइंड क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये इसका है। उसके बाद आ गया ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज़, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, तो ये सब जो एंटीबॉडीज़ हैं कौन बनता है, ग्लोबुलिन, ठीक है। ये सब ग्लोबुलिन ही, तो ग्लोबुलिन का क्या काम हुआ, ग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में। डिफेंस मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनाना, ये सारा काम किसका होता है, ग्लोबुलिन का। तो हम इसको भी ऐसे शॉर्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यही है। एंड बेसिकली आपको ऐसा रहता है कि आपको मतलब ना जैसे NCERT ही आपको मेन पढ़नी होती है, और उसी के नोट्स बनाने होते हैं, उसी के अराउंड आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत सारी कोचिंग के मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा
आता रहता है कि मतलब वो बहुत आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन होता है, ठीक है, ग्राफ वगैरह दे देंगे कुछ कुछ जो कि मतलब कभी कहीं आता ही नहीं है नीट में। इनफैक्ट नीट में इस 2024 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ऐसी ऐसी डिसीज़ थी जो एनसीईआरटी में कहीं पढ़ाई नहीं है, पर वो आ गई थी, पर वो आपका एनसीईआरटी पढ़ के ही वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे, ठीक है। तो यही होता है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायो में, और तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपका फिंगर टिप्स और ये टिप्स और वो टिप्स कुछ नहीं चाहिए होता है। मैंने एनसीईआरटी से पूरा पढ़ के निकाला है, आपका भी हो जाएगा। उसके बाद आता है अपना तीसरा प्रोटीन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ऑस्मोसिस क्या होता है यार, ऑस्मोसिस क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम इट्स हायर हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। देखो, सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का काम होता है वो ना भाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं रहा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सारे बॉडी के रिएक्शंस जो हैं वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का बस एक ही काम है, और वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो क्या होता है ना, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से सही है, बट आपको सिर्फ वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है नीट का बाइबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे वही लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है। आप ये चाहे तो इसको हाईलाइट करो और इसको लिख लो, Na प्लस, Ca+, Mg2+, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। ये आपका किस में होता है, प्लाज्मा में। मैंने ये देखो यहाँ पे लिखा था ना स्मॉल अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट, तो कौन से आयंस हैं आप ये लिख लो, ठीक है। आयंस कौन कौन से इसमें, Na+, ठीक है, कैल्शियम 2+, ठीक है, मैग्नीशियम 2+, और कौन सा था, बाइकार्बोनेट आयन, और कौन सा था, और कौन सा था, क्लोराइड आयन, ठीक है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, यही है Na+, Ca2+, Mg2+, HU3- एंड Cl-, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इतने से इतना ही था। ये देखो इस पूरे पेज से इतना, इस पूरे पैराग्राफ से, ठीक है। ये आयंस वाला पार्ट हो गया, उसके बाद ये नीचे ये तीनों प्रोटीन का ये रोल, ठीक है, एक एक लाइन का है, ठीक है। ये अपना यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, ठीक है। देखो प्लाज्मा से इतना ही आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो, और तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, ठीक है, अब ये समझ भी आता है और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है लोगों को। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं यार, देखो ब्लड का 55% तो प्लाज्मा था, अब बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आ गया आपका, इरेथ्रोसाइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स जिसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब हम तीनों को ना, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। और ये क्या, नियरली 45% ऑफ द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड का कितना परसेंट है, 45%, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आरबीसी की। आरबीसी क्या होता है, देखो आरबीसी जो है, आरबीसी का हम जो है पॉइंट लिख लेते हैं। आरबीसी जो है ना, देखो सबसे अबंडेंट है, इसको नोट्स में लिख लेना, मोस्ट अबंडेंट। आरबीसी लिखा, उसके नीचे ही लिख दिया मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, जितने भी सेल्स है ब्लड में, ठीक है। अब देखो एक हेल्दी एडल्ट मैन, ठीक है, देखो हेल्दी एडल्ट मैन, एडल्ट मत भूलना जी, पता है पेपर में क्या करेंगे तुम्हारे साथ, यहाँ पेपर में लिख देंगे अ हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा ठीक है यार, हमने हेल्दी तो कुछ पढ़ा था एनसीईआरटी में, पर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रखा है, हेल्दी एडल्ट मैन, ठीक है। अब तुम याद रखना, हेल्दी एडल्ट मैन का कितना, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MM क्यूब ब्लड। ये ना आपको डेटा ना बहुत मतलब याद रखना पड़ेगा, 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, पर MM³ ऑफ ब्लड। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल में ही लिखूंगा, तो वो आप लोगों के लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसी का काउंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। 5.5 का 6 कर देंगे तो वो आप बहुत डिटेल में इसको देख लेना, ठीक है। ये हाईलाइट भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मतलब वही है, देखो 5.5 मिलियन तक, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा यार, केमिस्ट्री में फुल आए हैं तो उस पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आरबीसी कहाँ बनते हैं, ठीक है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। ये याद रखना किस में कहाँ बनते हैं, क्योंकि ना बच्चों में अलग जगह बनते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो कि आरबीसी जो है फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, ठीक है। जो हमारा रेड बोन मैरो होता है ना एडल्ट्स के,
उसमें बनता है आरबीसी, ठीक है। इसको इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अब तुम ये बताओ कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता होगा। देखो इसका बहुत आसान रीज़न ये है, ठीक है, बहुत सिंपल रीज़न ये है कि आरबीसी को ना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट गैसियस ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ये आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आरबीसी जो न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, उसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियस नहीं होगा तो ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, तो आरबीसी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगा गैसेस का, बस इतना सिंपल रीज़न है। अब उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है। अब देखो मैमल्स है यहाँ पे, पता है क्या करेंगे, पेपर में स्टेटमेंट देंगे और एनिमल्स कर देंगे, तो तुम फंस जाओगे। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एनिमल्स नहीं है, मैमल्स ही है, ठीक है। आरबीसी का शेप क्या होता है, बाय कनकेव, ठीक है। आरबीसी के ऐसे शेप के होते हैं, बाय कनकेव, ये याद रखना, ठीक है। और इसके बाद हेमोग्लोबिन, जो मैंने पहले पेज पे ही बता दिया था कि इनमें क्या होता है, रेड कलर्ड का आयरन कंटेनिंग, देखो आयरन सेंटर होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सेंटर जो है इसमें हेमोग्लोबिन में, वो है अपना, एक सेकेंड, जो हेमोग्लोबिन में अपना सेंटर है ना, वो है आयरन का, तो इसलिए हेमोग्लोबिन ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इसलिए ये इसका मतलब ये बता रहा है कि हीमोग्लोबिन का रेड कलर किस वजह से है, तो वो बता रहा है कि हीमोग्लोबिन का रेड कलर जो, मतलब सॉरी, ब्लड का रेड कलर जो है हीमोग्लोबिन की वजह से। अब एक ना नॉर्मल ह्यूमन में हीमोग्लोबिन मतलब नॉर्मल ह्यूमन में जो 12 लाइक 12 to 16 ग्राम्स, ठीक है, ऑफ HB हेमोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये तुम याद रखना भाई, ठीक है। और बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस तुम यार सही आंसर पर टिक लगा देना और +4 लेके और बड़ा पहुंच जाना अपने कॉलेज में, हाँ। तो 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी। देखो मैंने पहले ही बताया था कि आरबीसी रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन है ना, वो 120 दिन का ही होता है, ठीक है। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं स्प्लीन के द्वारा, ठीक है। स्प्लीन क्या है भाई, स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। स्प्लीन के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो इतना याद रख लो, ठीक है। आरबीसी के तो हो गया यार अपना, ठीक है, इससे ज़्यादा तो अभी इसमें कुछ पूछेगा नहीं। तो अपना ये याद रखो कि स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। स्प्लीन का हो गया, स्प्लीन का बता दिया मैंने, ठीक है। और बस यही था यार। और उसके बाद आते हैं हम अपना इस पे, लाइक ये क्या है, ये हो गया अपना ल्यूकोसाइट्स। अब हम अपन करेंगे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या बच रहा है, देखो ल्यूकोसाइट्स बच रहा है और प्लेटलेट्स बच रहे हैं और फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं। तो हम ल्यूकोसाइट्स करते हैं फटाफट, प्लेटलेट्स करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो WBC ल्यूकोसाइट्स, मैंने पहले बताया था कि ल्यूकोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब क्या है, ये ना वाइट कलर नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखना, ये इसमें मत कन्फ्यूज़ होना, ठीक है। एक सेकेंड, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ना वो वाइट कलर नहीं होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कलरलेस होते हैं, वाइट कलर नहीं होते। ये यार इसमें ना फंसा देते हैं अदर्शन रीज़न वगैरह में कि ल्यूकोसाइट्स आर वाइट इन कलर, नहीं भाई, वाइट कलर्ड मतलब बोलेंगे कि WBC आर वाइट इन कलर, नहीं, ठीक है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होते हैं, ये याद रखना, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, ये फंसा देगा तुमको बोलेगा आरबीसी एंड WBC बोथ आर ए न्यूक्लिएटेड, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें इतना याद रखना कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, और ये जो है रिलेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं, मतलब ये तो बहुत कम होते हैं नंबर में। देखो आरबीसी कहाँ थे, 5.5 मिलियन, ठीक है, ये कितना है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। अब क्या है, अब ना जैसे आरबीसी तो अपना 120 दिन तक उसकी लाइफ स्पैन थी, अच्छी खासी लाइफ स्पैन है, पर ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़्यादा लाइफ स्पैन नहीं होती इनकी, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन भी थोड़ा वैसा ही होता है कि इनके काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह हो गया, तो इसलिए ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कुछ की लाइफ स्पैन ज़्यादा होते हैं, एक्सेप्शन से, ठीक है, वो आपको याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद क्या है, ल्यूकोसाइट्स ना बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देखो एक तो ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ना, उनमें से ग्रैन्यूल्स टाइप बन जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोल देते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स। और एक होते हैं जिनमें ग्रैन्यूल्स वगैरह ऐसे जो होते हैं, ग्रैन्यूल्स वो नहीं होते, ऐसे जो ग्रैन्यूल्स हैं ना वो इनमें नहीं होते, तो उनको बोल देते हैं ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैन्यूलोसाइट्स और ए ग्रैन्यूलोसाइट्स 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब याद कैसे रखोगे, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं तुमको यार ये बता देता हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स वाले पार्ट को।
इसमें मज़ा आएगा। ठीक है, मैं तुमको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ इसके। ठीक है, ये अपना हो गया WBC हो गया ना। अब WBC में हम यहाँ आए और ये हो गया अपना ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, और ये हो गया अपना ए ग्रैन्युलो। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अब क्या है, ग्रैन्युलोसाइट्स में तुम्हारा पता है क्या आएगा, एसिडोफिल्स, या जिसे हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एसिडोफिल बोल लो या इओसिनोफिल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, उसके बाद आएगा बेसोफिल। ठीक है, ठीक है। अब देखो, एसिडोफिल आ गया, बेसोफिल आ गया, एसिड बेस आ गया, तो न्यूट्रल भी एक ले आओ भाई, है ना। तो क्या आ गया, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अपना ये हो गया अपना ग्रैनुलोसाइट। अब ए ग्रैनुलोसाइट में क्या आया, लिम्फोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में अपना लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो ये आ गया अपना ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो ये ऐसे तुमको याद रखना है। ठीक है, अब ना लिखो, देखो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स, वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, अब देखो, अब याद रखने का तरीका क्या है कि ये ना अबंडेंस का क्वेश्चन आ जाता है, कौन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। तो तुम इसको याद रखने का ट्रिक मैं बताता हूँ, NLMAB। ठीक है, इसको तुम जो भी पढ़ो, नल मैप जो भी, मैं तो ऐसे ही याद करा था। अब इनका ना एन से न्यूट्रोफिल्स हो गया कितना परसेंट, 60 से 65%। ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट्स बचा कितना, 20 से 25%। मोनोसाइट्स कितना, 6 से 8%। ठीक है, एसिडोफिल्स कितना, यानी कि इओसिनोफिल्स, ठीक है, वो होता है अपना 2 से 3%। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कितना होता है, 0.5, ठीक है, से 1%। तो ये देखो ऐसे याद हो जाएगा तुमको, NLAMAB। ठीक है, NLMAB। ठीक है, तो ये हो गया। न्यूट्रोफिल्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अब देखो ये तो हो गया अपना, ये पार्ट तो हो गया। ठीक है, मैंने तुमको सारा डेटा बता दिया कि कौन कितना है। ठीक है, अब इसमें से याद रखो कि फेगोसाइटिक कौन सा है। तो न्यूट्रोफिल्स लिखा हुआ है कि फेगोसाइटिक है NCERT में। ठीक है, और हमें भी यही लगता है। तो न्यूट्रोफिल्स के नीचे क्या लिख दो, फेगोसाइटिक। देखो तुम जितना भी नोट्स बना रहे हो ना, उसको मतलब ऐसा, मतलब ना ऐसा पैरा में मत लिखो। ठीक है, वो तो फिर तुम NCERT दोबारा लिख रहे हो, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। तुम बनाओ एक फ्लो चार्ट जैसे मैंने बनाया, और उसमें ना ऐसे जैसे जो फंक्शंस हैं वो लिखते जाओ भाई। जैसे ये बना दिया अभी NLMAB, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और ये मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक थे, तो हमने उनके नीचे ही लिख दिया फेगोसाइटिक। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये रहा फेगोसाइटिक, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइटिक विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फेगोसाइटिक यही तो जो खा जाते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, बेसोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स जो है ना वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन, ठीक है, सेरोटोनिन और हिपैरिन। ठीक है, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो इसमें हम इतना याद देखो, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन ये ना इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में सीक्रेट होते हैं। ये चीज़ तुमको याद रखनी है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। और इसकी जगह कोई और मतलब आ जाए केमिकल, तो वो देख लेना कि हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन 3 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन्फ्लामेटरी एक्शंस है इसका। ठीक है, ये सब तुम अपने नोट्स में अच्छे से लिखना प्रॉपर। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इसका होता है। ठीक है, और उसके बाद तो इओसिनोफिल्स के बारे में बता रखा है कि इओसिनोफिल्स अपना 2 से 3% कॉन्स्टिट्यूट करता है एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। जितनी भी एलर्जी होती है ना, जैसे किसी को होती है पॉलन से एलर्जी, तो उन सब में अपना ये जो है IgE एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इओसिनोफिल्स जो हैं यानी कि एसिडोफिल्स, वो अपना उस टाइम काम आते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना एलर्जिक रिएक्शंस इसका। उसके बाद तो लिम्फोसाइट्स, यार देखो लिम्फोसाइट्स तो सबको पता होता है कि लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन है। ये मेन अपना जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है, ये तो सबको पता होता है। अब लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दोनों B और T लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये नहीं कि कोई एक ही है, दोनों है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। उसमें बहुत डिटेल में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे, बट हाँ इसमें हम इतना खाली लिख देते हैं कि B एंड T। ठीक है, BT होगी आगे इसकी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि अभी आज का अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कुछ भी बोल लो।
ये ना सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो ना मेगाकार्योसाइट से बनते हैं। ठीक है, अब मेगाकार्योसाइट्स क्या हैं? बोन मैरो ना, बोन मैरो अपना ब्लड बनाता है, तो बोन मैरो में ही एक सेल्स होती है मेगाकार्योसाइट्स करके। ठीक है, जो कि एक स्पेशल सेल है। उसी के फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन तो पढ़ा होगा ना आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो कुछ उसी तरीके से अपना उसके फ्रेगमेंटेशन से जो है हमारे थ्रोम्बोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स वही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब बता रहे हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। तो देखो ब्लड जो है ना नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर MQ। देखो तुम्हें अबंडेंस याद है अभी, RBC सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, कितना था, 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, मेरी स्पेलिंग गलत है इसकी मुझे पता है, बट ठीक है। और लास्ट में WBC। RBC कितना था, 5 to 5.5 मिलियन, है ना। ये आपका कितना है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख। और WBC कितना था, 6K टू मतलब 6,000 से 8,000। तो ये आप याद रखो और ये ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या है ना, वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि कोगुलेशन, देखो प्लेटलेट्स भी कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं फिब्रिनोजन के साथ। ठीक है, तो मेन इसका यही काम होता है ज़्यादातर, तो कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और इम्यूनिटी में भी आपका प्लेटलेट्स, देखो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे अपनी रिपोर्ट में, देखना कि रिडक्शन हो जाता है प्लेटलेट्स के नंबर में। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे बता रखा है कि प्लेटलेट्स के नंबर अगर कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जिससे क्या होगा, ब्लड बहुत एक्सेसिव लॉस होगा हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो है ना अब मतलब इम्पोर्टेंस काफ़ी है बॉडी के लिए। इसका नंबर हमेशा रेंज में ही रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमको क्लॉटिंग डिसऑर्डर और ठीक है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो हो गया अपना मतलब आज हमने ब्लड पढ़ा दिया और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा दिया। ब्लड ग्रुपिंग हम अगली बार से करेंगे। ठीक है, अब हम ना अभी तक आज हमने जितना पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो लिम्फ वो तुमने पहले